कल और आज, कल तो रात देर तक सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की परंपरा भी है, जहां आवश्यकता था वहां प्रशंसा हुई, जहां परेशानी थी वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है। अतः कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर बैठ करके राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को आभार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया है। और इसलिए मैं आज जनता जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सदन में चर्चा में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चर्चा को समृद्ध किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात, एक प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी का ये उद्बोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। आदरणीय सभापति जी, 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले, ऐसे ही नहीं, योजनाबद्ध तरीके से, समर्पित भाव से
अपनेपन की पूरी संवेदनशीलता के साथ जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है। आदरणीय सभापति जी, एक महिला जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हो जाती है, वो या तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद, कठिनाइयों के झेलने के बाद इस छोटा सा अपना नित्य कर्म करने के लिए निकल सकती है। तब उसे क्या तकलीफ होती थी, ऐसे लोग समझ नहीं सकते। आदरणीय सभापति जी, हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों बेटियों की मुश्किलें दूर की। आदरणीय सभापति जी, आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद
देश में 70-75% करीब करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है और काम तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। आदरणीय सभापति जी, समस्या की पहचान करना एक बात है, लेकिन अगर जिम्मेवारी है तो समस्या की पहचान कर करके छूट नहीं सकते। उसके समाधान के लिए समर्पित भाव से प्रयास करना होता है। हमने देखा है और पिछले 10 साल के हमारे काम को देखा होगा और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी देखा होगा। हमारा प्रयास समस्या की समाधान का रहता है और हम समर्पित भाव से प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का सामान्य मानवी भी आसानी से समझ सकता है। आदरणीय सभापति जी, देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी विकास भी। जनता का पैसा जनता के लिए।
हमने जनधन, आधार, मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये देना शुरू किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप सदन की गरिमा बनाए रखें। बैठे बैठे कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं करे, उचित नहीं है, ये गलत तरीका है आपका। ये सदन की मर्यादा नहीं है आपकी। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको इस तरीके से, गलत तरीका, ये गलत तरीका है। आप बैठे बैठे टिप्पणी करना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जो भारत की इस धरती पर अवतरित नहीं हुए थे, ऐसे 10 करोड़ फर्जी लोग सरकारी खजाने से अलग अलग योजनाओं का फायदा ले रहे थे। आदरणीय सभापति जी, सही को अन्याय न हो इसलिए राजनीतिक फायदा नुकसान की परवाह किए बिना हमने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया और असली लाभार्थियों को खोज खोज करके उन तक मदद पहुंचाने का अभियान चलाया। आदरणीय सभापति जी, ये 10 करोड़ फर्जी लोग जब हटे और भिन्न भिन्न योजनाओं का हिसाब लगाएं तो करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों से जाने से बच गए। मैं हाथ किसका था ये नहीं कह रहा हूं, गलत हाथों से। आदरणीय सभापति जी, हमने सरकारी खरीद में भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, ट्रांसपेरेंसी लाए और जेम पोर्टल, जो आज राज्य सरकारें भी उसका उपयोग कर रही है, जेम पोर्टल से जो खरीदी हुई उससे आमतौर पर जो खरीदी होती है उससे कम पैसों में खरीदी हुई और सरकार के 1,15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आदरणीय सभापति जी, हमारी स्वच्छता अभियान का बहुत मजाक उड़ाया गया, ऐसा जैसे हमने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, न जाने क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज मुझे संतोष से कहना है कि इन सफाई के कारण हाल के वर्षों में सिर्फ सरकारी दफ्तरों से जो कबाड़ बेचा गया ना,
उसमें 2,300 करोड़ रुपया सरकार को मिले हैं। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात करते थे। वो कहते थे कि हम ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति जनता जनार्दन की है और इसलिए हम पाई पाई को एक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर बचाने की और सही जगह पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। और तब जाकर के स्वच्छता अभियान से कबाड़ बेचकर 2,300 करोड़ रुपया देश की सरकार के खजाने में आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया इथेनॉल ब्लेंडिंग का। हम जानते हैं हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ता है। जब इथेनॉल ब्लेंडिंग किया और हमारे पेट्रोल डीजल की आय कम हुई, उस एक निर्णय से 1 लाख करोड़ रुपए का फर्क पड़ा है। और ये पैसे करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं बचत की तो बात कर रहा हूं, लेकिन पहले अखबारों के हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ था, हमारे आने से पहले। आदरणीय सभापति जी, आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने भारत की नींव कैसी मजबूत हो रही है, इसका वर्णन इसमें किया है। रोड हो, हाईवे हो, रेलवे हो, ग्राम सड़क हो, इन सभी कामों के लिए विकास की एक मजबूत नींव रखी गई है। आदरणीय सभापति जी, सरकारी खजाने में बचत हुई वो तो एक बात है, और वो करना भी चाहिए, जैसा मैंने ट्रस्टीशिप की बात कही। लेकिन हमने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि जन सामान्य के उनको भी बचत का लाभ मिलना चाहिए। योजनाएं ऐसी हो ताकि जनता को भी बचत हो। और आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत योजना बीमारी के कारण सामान्य मानवी को जो खर्च होता था, अब तक जिन लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है, उसी के हिसाब से मैं कहता हूं कि करीब करीब देशवासियों का आयुष्मान योजना का बेनिफिट लेने के कारण जो खर्चा उनको अपने जेब से करना पड़ता, वैसे 1,20,000 करोड़ रुपया जनता जनार्दन के बचे हैं। ये आवश्यक है
कि अब जैसे जन औषधि केंद्र, आज मध्यम वर्ग के परिवार में 60-70 साल उम्र के परिवार के स्वजन हो तो स्वाभाविक है कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। दवाई का खर्चा भी होता है, दवाएं महंगी भी होती है। हमने जब से जन औषधि केंद्र खोले हैं जिसमें 80% डिस्काउंट होता है और उसके कारण जिन परिवारों ने इन जन औषधि केंद्रों से दवाइयां ली हैं उनके करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए दवाई को खर्चा बचा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यूनिसेफ का भी अनुमान है, उनका कहना है कि जिसके घर में स्वच्छता और टॉयलेट बना, उन्होंने इसका बड़ा सर्वे किया था, उस परिवार को करीब करीब साल भर में 70,000 रुपए की बचत हुई है। स्वच्छता अभियान कहो, टॉयलेट बनाने का काम कहो, शुद्ध जल पहुंचाने का काम करो, हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, नल से जल, मैंने प्रारंभ में उसका उल्लेख किया। WHO की एक रिपोर्ट आई है। WHO का कहना है कि नल से जल शुद्ध पानी मिलने के कारण उन परिवारों में जो अन्य बीमारियों के खर्चे होते थे, औसत 40,000 रुपया परिवार का बचा है। मैं ज्यादा गिन नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसी अनेक योजना है जिन योजनाओं ने सामान्य मानवीय के खर्च में बचत की है। आदरणीय सभापति जी, करोड़ों देशवासियों को मुफ्त अनाज, उसके भी उस परिवार के हजारों रुपये बचते हैं। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जहां जहां ये योजना लागू हुई है, इन परिवारों को औसतन साल भर के 25 से 30,000 रुपये बिजली की बचत हो, पैसों में बचत हो रही है, खर्च में बचत हो रही है। और अगर ज्यादा बिजली है तो बेच करके कमाई कर रहा है वो अलग, यानी सामान्य मानवीय की बचत भी। हमने LED बल्ब का एक अभियान चलाया था। आपको मालूम है कि हमारे आने से पहले LED बल्ब 400 रुपये में बिकते थे। हमने इतना अभियान चलाया, उसकी कीमत 40 रुपया हो गई। और LED बल्ब के कारण बिजली की भी बचत हुई और उजाला भी ज्यादा मिला, और उसमें देशवासियों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आदरणीय सभापति जी, जिन किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया है, उनको बहुत फायदा हुआ है। और ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए की बचत हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते 10 साल में इनकम टैक्स को कम करके भी हमने मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई कि देशवासियों का जीवन छलनी कर दिया गया था। हमने धीरे धीरे उन घावों को भरते भरते आगे बढ़े। 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख रुपया 2013-14 में 2 लाख रुपये, सिर्फ 2 लाख रुपये
उस पर इनकम टैक्स माफी थी। और आज 12 लाख रुपए संपूर्ण रूप से इनकम टैक्स से मुक्ति। और हमने बीच के कालखंड में भी 14 में भी, 17 में भी, 19 में भी, 23 में भी हम लगातार ये करते आए, घाव भरते गए और आज बैंडेज बाकी था वो भी कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके अगर 75,000 जोड़ दें तो 1 अप्रैल के बाद देश में जो सैलरीड क्लास हैं उनके 13.25 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, आप जिस समय युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक बात आप सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से। तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून था। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी, वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं देखता हूं, पिछले 10 साल से सर बीतों को बारीकी से देखने का अवसर मिला है, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। हम 40-50 साल लेट हैं, जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। और इसलिए ये साल जब 2014 से देश की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया। हमें युवाओं की आकांक्षाओं पर बल दिया। हमने युवाओं के लिए ज्यादा अवसर बनाए। हमने कई क्षेत्रों को खोल दिया और जिसके कारण हम देख रहे हैं देश के युवा अपने सामर्थ्य का परचम लहरा रहे हैं। देश में हमने स्पेस सेक्टर को खोल दिया, डिफेंस सेक्टर को खोला, सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आए
इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई योजनाओं को हमने आकार दिया। स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम पूरा डेवलप किया। और इस बजट में भी आदरणीय अध्यक्ष जी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 12 लाख की आय पर इनकम टैक्स की माफी, ये समाचार इतना बड़ा बन गया कि बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी कुछ लोगों का ध्यान नहीं गया है। वो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया और इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव और परिणाम देश को देखने के लिए मिलने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एआई, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की चर्चा हम तो गेमिंग का भी महात्मा क्या होता है इसके लिए भी प्रयास करने वाले लोगों में से। मैंने देश के नौजवानों से कहा है कि दुनिया का गेमिंग क्रिएशन का, क्रिएटिविटी वर्ल्ड का कैपिटल भारत क्यों न बने। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब जब एआई की बात होती है, कुछ लोगों को अब ये शब्द फैशन में है तो बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। और इस बजट में 50,000 नए टिंकरिंग लैब्स उसका प्रावधान किया गया। भारत वो देश है जिसके इंडिया एआई मिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत आशावादी है और विश्व के एआई प्लेटफॉर्म में भारत की मौजूदगी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस साल बजट में हमने डीप टेक के डोमेन को में इन्वेस्टमेंट की बात की है और डीप टेक मैं समझता हूं हमारे लिए तेज गति से आगे बढ़ने के लिए और 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक है कि भारत डीप टेक के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़े। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दरमियान ये भत्ता देंगे, वो भत्ता देंगे, वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल प्लीज माननीय सदस्य गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखें। भारत की संसद में आप प्लीज
बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें, और नए माननीय सदस्य बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में अभी अभी देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौकरी मिल गई नौजवानों को। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। कुछ समझते हैं आदरणीय चीजों अध्यक्ष को? जी, कल जवाब दिया था ना आपको। चलिए। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे संविधान के 75 वर्ष होने पर भी विस्तार से चर्चा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान में जो धाराएं हैं उसके साथ साथ संविधान का एक स्पिरिट भी है, और संविधान को मजबूती देने के लिए संविधान की भावना को जीना पड़ता है। और मैं आज उदाहरणों के साथ बताना चाहता हूं। हम वो लोग हैं जो संविधान को जीते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ये बात सही है, परंपरा है कि राष्ट्रपति जी जब उद्बोधन करते हैं तो उस सरकार के उस साल के कार्यकाल का ब्यौरा देते हैं। उसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर का जो उद्बोधन होता है सदन में, वो उस राज्य के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हैं। संविधान और लोकतंत्र का स्पिरिट क्या होता है? जब गुजरात के 50 वर्ष हुए, गोल्डन जुबली ईयर मना रहे थे, और सद्भाग्य से मुझे उस समय मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत था मैं, तो हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने किया इस गोल्डन जुबली ईयर में पिछले 50 वर्ष में सदन में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए हैं, मतलब उस समय की सरकारों का ही वाहवाही उसमें होती है, हमने कहा कि उन 50 साल में जितने भी गवर्नर के भाषण हुए हैं, सबको ही एक पुस्तक के रूप में तैयार किया जाए, ग्रंथ बनाया जाए, और आज सभी लाइब्रेरीज में वो ग्रंथ अवेलेबल है।